नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। सुप्रीम कोर्ट में आज वक्फ कानून पर सुनवाई हुई। इस दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसी की बेंच ने ऐसे ऐसे सवाल किए जिससे मुस्लिम पक्ष के वकीलों के पसीने छूट गए। आज दिन भर बहस हुई, लेकिन सारा समय सिब्बल और सिंघवी दलीलें देते रहे। कल फिर मामले में सुनवाई होगी। अब सरकार की तरफ से दलीलें दी जाएंगी। सुनवाई के दौरान सिब्बल की दलीलों पर चीफ जस्टिस ने कई सवाल उठाए जिसका जवाब नहीं मिल सका। इस दौरान चीफ जस्टिस ने यहां तक कह दिया कि सिब्बल साहब काफी दबाव में हैं। वहीं कोर्ट की तरफ से साफ कर दिया गया है कि जब तक मुस्लिम पक्ष मजबूत दलीलें नहीं देगा तब तक कोर्ट कोई आदेश नहीं देगा। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सर। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। आज वक्त पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मुस्लिम पक्ष के वकीलों की तरफ से भरपूर दलीलें देने की कोशिश की गई और हमेशा ये कोशिश की जा रही है, खासकर जब सुनवाई होती है, कि कोई अंतरिम आदेश जारी कर दिया जाए, लेकिन उनका मंसूबा कामयाब नहीं हुआ। कल फिर से सुनवाई हुई। क्या लग रहा है कि क्या होने वाला है? देखिए, जिस तरीके की स्थिति सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिली, एक सबसे मजेदार पहलू यही था कि सुप्रीम कोर्ट में अल्पसंख्यक का भांडा फोड़ दिया इस बेंच ने। ये लोग अल्पसंख्यक समुदाय की बात करने के लिए गए थे, आज़ादी की बात करने के लिए गए थे, धार्मिक स्वतंत्रता की बात करने के लिए गए थे, मस्जिदों दरगाहों पर कब्जा करने जा रही है सरकार, इसके खिलाफ तर्क देने गए थे। अल्पसंख्यक समुदाय का एक झुंझुना लेकर चलता है लोग। सुप्रीम कोर्ट में भी अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ काम हो रहा है। सरकार अल्पसंख्यक समुदाय को दबाने की कोशिश कर रही है। तो बेंच में कौन बैठे हुए थे? 2 जज, जिसमें सीजेआई बी.आर. गवई, वो भी अल्पसंख्यक समुदाय से, ऐसे दलित हैं, लेकिन उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया है। उनके पिताजी ही बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिए थे। उनके पिताजी अंबेडकर के बहुत अच्छे समर्थक थे और डॉक्टर अंबेडकर के साथ ही उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। और उसके बाद उन्होंने एक पार्टी भी बनाई, आरपीआई गवई गुट, और उसी के बाद वो सांसद रहे, विधायक रहे, विधान परिषद का सदस्य रहे, लोकसभा राज्यसभा दोनों का सांसद रहे, गवर्नर भी रहे। लेकिन वो परंपराएं बौद्ध की चलती रही। अभी भी इन्होंने जब सीजेआई के पद की शपथ ली थी तो उस समय भी बोला था, ओ बौद्ध हैं तो बौद्ध हैं। डॉक्टर अंबेडकर के सामने इन्होंने जो बातें कही थी, उसके बाद ये तो साफ हो गया कि दलित समुदाय का एक बौद्ध सीजेआई है जो कि अल्पसंख्यक समुदाय का माना जाता है। दूसरे, ये जो एजे मसीह हैं, जस्टिस एजे मसीह, ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह, ये भी क्रिश्चियन समुदाय से आते हैं। तो ये जो बेंच बनी, इसमें दोनों के दोनों जज जो थे, ये दलित मतलब अल्पसंख्यक समुदाय से हैं। और अल्पसंख्यक वर्सेस अल्पसंख्यक बात कर रहे हैं ये लोग कि अल्पसंख्यक समुदाय जो कि अल्पसंख्यकों में बहुसंख्यक है, मुसलमानों की बात की जाती है, उनके लिए समस्या क्रिएट कर रही है सरकार। तो सवाल वैसे ही करने पड़ेंगे। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अब इस पर चर्चा होगी तो ये 2 जजों की बेंच फैसला नहीं कर सकता, ये संवैधानिक पीठ में जाएगा। क्योंकि आपने जो सवाल उठाए हैं उसका जवाब तो सीजेआई बी.आर. गवई भी दे रहे हैं और जस्टिस मसीह भी दे रहे हैं। जब इन लोगों ने कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता को कुचला जा रहा है, कैसे वक्फ से कैसे धार्मिक स्वतंत्रता जुड़ी हुई है? तो पहली बात तो ये बार बार कह रहे थे कि देखिए, वक्फ काउंसिल में गैर मुस्लिमों के संख्या ज्यादा है, 10 और 12 की संख्या होगी। मुस्लिम 10 होंगे और नॉमिनेटेड मेंबर चुकी हैं तो उसमें से 12 गैर मुस्लिम हो सकते हैं। और सरकार की मशीनरी ही वक्फ बोर्ड के ऊपर फैसला करेगी, यानी कि कोई कंप्लेन कोई आता है, अड़ंगा लगाता है कि नहीं भाई ये पंचायत की जमीन है या वक्फ बोर्ड की नहीं है, तो उस पर फैसला सरकार के मशीनरी के लोग ही करेंगे, यानी डीएम करेंगे। तो ऐसे में इनकी तो सारी जमीनें छीन जाएगी। तो इस पर भी जो तर्क दिए जा रहे थे, कपिल सिब्बल जो बता रहे थे, उनके ये 2 जज जो है वो उसी समय खारिज करने की बात कर रहे थे। जब धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई तो कहा गया कि इसमें धार्मिक स्वतंत्रता हनन कैसे हो रहा है, आप ये बता दीजिए। अगर कोई वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है और कोई मस्जिद है और उस मस्जिद को अगर ये कहा जाए कि ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी में शामिल नहीं है, तो क्या उस मस्जिद को ढा दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा? या फिर सरकार ये कहती है कि आपकी जो वक्फ की प्रॉपर्टी है उसमें से कई ऐसे
जो साइट्स हैं आपके प्लॉट हैं वो 200-300 साल पुराने हैं, रजिस्ट्री नहीं है, आपके पास उसके रिकॉर्ड नहीं है, आपने वक्फ बाय यूजर के आधार पर उस पर कब्जा कर रखा है, तो क्या उसे अगर सरकार कंट्रोल में ले या फिर एएसआई संरक्षित हो जाए तो क्या उसमें किसी भी मुसलमान को जाने का अधिकार खत्म हो जाएगा? क्या वहां पर जाकर नमाज नहीं पढ़ा जा सकता? इसने कहा कि नहीं, ये देखिए, ये विवाद तो ऐसे होता है, कैसे मामले को पेचीदा बनाने की कोशिश ये कपिल सिब्बल जैसा लोग करता है कि विवाद देखिए, ये संभल का मस्जिद है, वहां एएसआई प्रोटेक्टेड साइट है वो, तो उसमें इतना बड़ा विवाद चल रहा है। अब सीजेआई ने कहा कि संभल का विवाद ये वक्फ बोर्ड से जुड़ा हुआ है, एएसआई से जुड़ा हुआ है, या फिर जुड़ा हुआ है इस बात से कि वहां पहले से कोई रिलीजियस प्लेस थे और उसको तोड़कर, यानी कि हिंदू पक्ष का कहना है कि वहां कोई मंदिर है, मंदिर को तोड़कर इसने मस्जिद बनाई है, और अभी भी कुछ ऐसी जमीन है जो सरकारी जमीन है, कुछ ऐसे जगह है उसके अंदर, कैंपस के अंदर, जैसे कुआं पूजा की बात की जा रही थी, तो ये सब के सबूत वहां पर दिखाई पड़ेंगे, इसलिए सर्वे की जरूरत है। इसमें वक्फ बोर्ड कहां से आया? अभी भी वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, तो ये जो वक्फ बोर्ड के मैनेजमेंट कमेटी उसको देखता है, और यही लोग, ये केस भी लड़ रहा है उसी मैनेजमेंट कमेटी का। मस्जिद मैनेजमेंट कमेटी के पास पैसा कहां से आता है? ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी भी वहां पर है। तो ये भरमाने की कोशिश न किया जाए। कपिल सिब्बल के पास तर्क के नाम पर 2 ही 3 है कि वक्फ बाय यूजर की जो परंपराएं रही है, परंपरा कानून नहीं होती है, परंपराएं रही है कि हम ये संपत्ति का यूज कर रहे हैं, ये कब्रिस्तान है, ये सरकारी जमीन है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इतने सालों से इसको कब्रिस्तान बना लिया। जैसे कई पार्क हैं जिसको कब्जा करके इन लोगों ने कब्रिस्तान बना लिया। अब इनको तो बड़ी जमीनें चाहिए, हम लोगों के लिए तो घाट चाहिए, क्योंकि अंतिम संस्कार की व्यवस्था अलग तरीके से है, इन लोगों के लिए तो कब्रें चाहिए, और अब मल्टी लेयर कब्र तो बनाओगे नहीं कि एक कब्र के ऊपर एक कब्र के ऊपर, उसके लिए बहुत सारी जमीनें चाहिए। ये धीरे धीरे इंक्रोचमेंट ऐसा बढ़ता जाता है, छोटा सा कब्रिस्तान है उसको बढ़ा बढ़ा के पार्क तक को इसमें घुसा दिया, और कहेगा कि ये वक्फ बाय यूजर, मतलब हम इसका उपयोग कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी हो गई। तो ये सारी अवधारणाएं इन लोगों की टूट गई। बात हो रही थी कि हम 3 मसलों पर चर्चा करेंगे, इसमें से एक है वक्फ काउंसिल में गैर मुस्लिम, वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम, दूसरा है वक्फ बाय यूजर, ये परंपराएं हैं, लेकिन वक्फ बाय यूजर की अवधारणा रहनी चाहिए या नहीं, क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन के कोई जमीन किसी के कब्जे में नहीं हो जाती। फिर तीसरी बात यह है कि इसमें जो गैर मुस्लिमों की नियुक्ति है वो धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के साथ मैच करता है कि नहीं। अब इसके अलावा आप विस्तृत चर्चा चाहोगे तो विस्तृत चर्चा ही होगी, क्योंकि जो एसजी तुषार मेहता ने कहा कि हम इन 3 मसलों पर पहले इन लोगों ने सवाल उठाए थे, तो इन्हीं 3 मसलों पर हमने जवाब दिया और एफिडेविट में वो सारी बातें कही जो हमें लगा कि ऐसा होना चाहिए। तो इसलिए जो बातें कही जा रही है, चीफ जस्टिस या फिर जस्टिस मसीह, इन दोनों ने जो संकेत दिए कि आप एक भी बात ऐसी बताओ, जस्टिस मसीह ही पूछ रहे थे कि आप ये बताओ कि इस कानून को पारित करने की प्रक्रिया में कौन सी ऐसी गलतियां की गई जिसकी वजह से आप ये कह रहे हो कि ये कानून को खारिज कर दिया जाए। अब ये बताओ आप। इन्होंने कहा पार्लियामेंट में जल्दी जल्दी में पारित करवाया गया, ये बताया नहीं गया, अंतिम समय में पेश कर दिया गया। तो उन्होंने पूछा सीधे तौर पर कि भाई पारित करवाने के लिए वोटिंग हुई थी या नहीं हुई थी, कि वो भी अचानक से करवा दिया गया। जब वोटिंग हुई, इसके ऊपर आप लोगों ने मांग की कि जेपीसी बनना चाहिए, सरकार ने जेपीसी भी बनवा दिया। जेपीसी में बहुमत से जितने संशोधन इन लोगों ने दिए, 13 संशोधन से ज्यादा, वो सारे संशोधन इनके पारित हुए। आपके 24 संशोधन रिजेक्ट हो गए क्योंकि वहां भी बहुमत नहीं था। तो बहुमत से संविधान में व्यवस्था के अनुसार काम चलेगा या फिर अवधारणा के अनुसार चलेगा। तो जो संकेत है उससे तो लग रहे हैं कि अंतरिम आदेश पारित नहीं किया जाएगा, सुनवाई होगी। और सीजेआई गवई ने कहा है कि भाई 6 साल का ही कार्यकाल,
6 महीने का कार्यकाल है मेरा। अब 6 महीने का कार्यकाल है, 1.5-2 महीने छुट्टियों में ही गुजर जाएगा, 2-3 महीने बचेगा, 2-4 सुनवाई करेंगे, उसके बाद अगला सीजेआई देखे। जैसे संजीव खन्ना ने टरका दिया कि नहीं नहीं अब हम इस पर टच नहीं करेंगे क्योंकि ये बड़ा बदनामी वाला मुद्दा है, अगर इसके खिलाफ फैसला देते हैं तो सरकार हमें छोड़ेगी नहीं, क्योंकि हम फैसला देने की स्थिति में नहीं है। अगर हम इसके खिलाफ फैसला नहीं देते, सरकार के समर्थन में फैसला देते हैं, तो ये जिस तरह के व्यवस्थाएं हिंदुस्तान में बनी है, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक के नाम पर जजों को टारगेट किया जाता है कि हमारे खिलाफ तो फैसला दे नहीं सकते। जैसे सीजेआई रहे, चंद्रचूड़ के खिलाफ भी ऐसे ही प्रोपेगेंडा पैदा किया गया कि इन्होंने तो अंतिम में जाते जाते ऐसा एक पिंडोरा बॉक्स खोल दिया जिसके कारण ज्ञान वापी मामले में अब संभल से लेकर हर जगह पर, हर मस्जिद में मंदिर ढूंढे जा रहे हैं। तो मस्जिद दरगाह में मंदिर ढूंढे जा रहे हैं, और ये सीजेआई चंद्रचूड़ ने किया था। अब उनको बदनाम करने के लिए अलग अलग सेमिनार, आर्टिकल लिखे गए, क्योंकि वो रिटायर कर गए। रिटायर करने के बाद सबसे ज़्यादा दबाव रहता है, और रिटायरमेंट की उम्र ऐसी नहीं है। जैसे संजीव खन्ना ने भी कहा कि रिटायर होने के बाद हम कोई सरकारी पद नहीं लेंगे, कानूनी काम करेंगे। तो काम तो कुछ करना ही पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि आप इतने बुजुर्ग हो गए हो कि काम करने की स्थिति में नहीं हो, घर में बैठ सकते हो। तो ये स्थितियां इन लोगों ने पैदा कर दी है, और संकेत यही दिख रहा है कि इस पर सरकार ने पहले ही आधार में जीत हासिल कर ली है। वक्फ बोर्ड संशोधन कानून के खिलाफ फैसला सुप्रीम कोर्ट में नहीं मिलेगा। इन लोगों को जितना चीखना चिल्लाना था चिल्ला लिया। एक अंतरिम आदेश संजीव खन्ना ने पारित करके गलती कर दी, जिसको लेकर सिंघवी कहते थे कि नहीं हम तो यही चाहते थे, हम तो कभी इस कानून को रिजेक्ट कराना ही नहीं चाहते थे, हम तो यही सारे अंतरिम आदेश चाहते थे कि गैर मुस्लिमों की नियुक्ति नहीं होगी वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्ड में। हम तो यही चाहते थे रजिस्ट्रेशन पर कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं है उस पर सरकार कार्रवाई अभी तक नहीं करेगी। हम तो यही अंतरिम आदेश चाहते थे और वही मिल गया। तो अब तो वो अंतरिम आदेश भी खत्म हो गया, अब नए बेंच बन गए। वो तीनों के तीनों जज चले गए, न केवी विश्वनाथन है इसमें, न ही पीवी संजय कुमार हैं, और न ही सीजेआई जो उस समय थे संजीव खन्ना हैं। अब तो नई बेंच बन गई जिसमें बी आर गवई है और जस्टिस मसीह हैं। तो ये नई बेंच बन गई है। अब ये नई बेंच फिर से एक्सपेंड करने की जरूरत पड़ेगी। ये अगर कहेंगे कि नहीं भाई हम लोगों के बस में नहीं है, 2 जजों की बेंच से काम नहीं चलेगा, इसमें 5 जजों की बेंच चाहिए, तो फिर से एक नई बेंच गठित होगी। तो लंबा समय के लिए टाल दिया गया है। अब ये जस्टिस बी आर गवई भी इसको पूरा नहीं कर सकते, 6 महीना के बाद ये भी जाएंगे और नए सीजेआई आएंगे, उनके कार्यकाल में ये चलता रहेगा। मतलब वक्फ बोर्ड पर वही स्थिति है कि ये लोग मुकदमे लड़ते रहें, जैसे 2019 के बाद 2023 तक मुकदमे लड़ते रहे। नहीं, जम्मू कश्मीर में ये विशेष राज्य का दर्जा खत्म नहीं होना चाहिए। तो 3-4 साल के बाद आकर फैसला आया कि नहीं, सरकार का काम, सरकार ने जो अमेंड किया है, जो सरकार ने 2019 में व्यवस्थाएं लाई है, जो विशेष राज्य का दर्जा खत्म किया है, वो सही है, आप कुछ नहीं कर सकते। इसी तरह से 2-4-5 साल एक केस लड़ते रहेंगे, तब तक वक्फ बोर्ड की आधी प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी। 4 लाख से ज़्यादा प्रॉपर्टी का जिक्र तो इन्होंने ही किया था, सिंघवी ने, कि भाई 4 लाख से ज़्यादा ऐसी प्रॉपर्टी है जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो उन सारी प्रॉपर्टी पर सरकार धीरे धीरे कब्जा करेगी। ये तुम्हारी प्रॉपर्टी ही नहीं है, रजिस्ट्रेशन ही नहीं है। तो ये जब तक मुकदमा लड़ते रहेंगे आधी प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी। जब तक मुकदमा लड़ते रहेंगे, कुछ ये जो बाबर, अकबर, औरंगजेब के ज़माने के मस्जिद दरगाहें हैं, उसको एएसआई के माध्यम से उनको संरक्षित कर दिया जाएगा, उसके प्रोटेक्शन में दे दिया जाएगा। वक्फ बोर्ड के नाम पर बचेगी कुछ ज़मीनें, कुछ झुंझुना, जिसको ये मैनेजमेंट कमेटी के माध्यम से देखते रहें। वक्फ बोर्ड पर अब लगभग ये मान लिया गया है कि इसकी 80% प्रॉपर्टी सीज ही होगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में वक्फ पर सुनवाई हुई और सीजेआई की तरफ से वकीलों से सवाल पूछे गए, उसके बाद लोग मुस्लिम पक्ष का मुंह उतर गया है, मानो जैसे वक्फ पर इनकी करारी हार हो गई हो। खैर, कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, देखने वाली बात होगी कि कल कोर्ट का फैसला क्या आता है। किस्सा यूपी का में फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।